अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बना दी है और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख पीपल्स पार्टी पंजाब पर ज़ोर लगाना शुरू हो गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम तो अब ताउन नहीं करेंगे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। पाकिस्तान की सियासत बजट इजलास में जो ख़राब हुई थी, बिगड़ी थी, फिर थोड़ी सी सुलह सफाई हो गई, अब दोबारा बिगाड़ की तरफ जा रही है। कौमी असम्बली में जो खींचातानी हुई थी, जो गालम गलोच हुआ था, जो एक शर्मिंदा करने वाले मनाजिर जो देखे थे पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने, उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन में एक सुलह हुई थी और सुलह में हुकूमत 2 कदम पीछे हटी थी। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी वो वापस ले ली थी और हुकूमत ने इंदिया दिया था, अंदर खाते बैठ कर ये हामी भर ली थी कि जो कानून साजी जिस पर आपको एतराज़ है 10 जून वाली, वो जो 21 बिल हैं उन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, उसको वापस लिया जा सकता है। अगर कहीं कोई आइन के ख़िलाफ़ बात है, अगर कोई बात जो है वो अपोजिशन की बात में दलील है तो मान ली जाएगी और उसके बाद जो है कानून साजी नए सिरे से की जाएगी, उसमें तरमीम की जाएंगी। और मुतनाज़ा मामला था इंतखाबी इस्लाहात का, EVM का, वोटर लिस्टों का और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का और इंटरनेट वोटिंग का, इंटरनेट के ज़रिए जो इलेक्शन करवाने का, और वो भी ज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए था। तो ये मामला था। और दूसरा था MLA कुलभूषण यादव का कानून, जिसको अपोजिशन कह रही है कि कुलभूषण यादव को NRO देने के लिए एक कानून मंजूर किया गया है। वो ऑर्डिनेंस पर भी उन्होंने अपना नहीं, वो जो वकील देने का जो उनको ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उस पर भी उन्होंने वकील नहीं लिया था, उस रियायत का फ़ायदा नहीं लिया था। और अब दोबारा हुकूमत कह रही है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले की वजह से और इंडिया के मुंह बंद करने की वजह से हम कुलभूषण यादव को ये हक दे रहे हैं, ये रियायत दे रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो भांत की बोलियां ना बोले। और अपोजिशन कह रही है कि कुलभूषण यादव को NRO दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा था कि इमरान खान साहब चले थे क्या करने, कश्मीर के वकील बनने, कश्मीर का सफ़ीर बनने, और कुलभूषण यादव के बन गए वकील। ये कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो अब वही हुआ कि वो वकील देने के लिए हुकूमत ने सारी कोशिशें की। तो इस पर जो है इन कवानीन पर, इन कानून साजी पर जो बिल थे, इन बिलों पर 21 बिल थे, लेकिन इसमें मुतनाज़ा ये वाली चीज़ें थी। तो इस पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया था, हंगामा हुआ था और उसके बाद बजट इजलास के दौरान फिर हुकूमत ने उसका जवाब दिया था। तो उसके बाद मामला ख़राब हो गए थे तो फिर हुकूमत ने कहा था कि जी हम ये बात करने को तैयार हैं। और फिर जब अपोजिशन थोड़ा सा पीछे हटी तो फिर हुकूमत ने कहा था नहीं हम बात नहीं करेंगे, अब तो ये तो कानून है, बस यही होगा और सेनेट से पास करवा लेंगे। अगर सेनेट में पास नहीं होता तो फिर हम जॉइंट सेशन ले आएंगे। इस तरह की बातें फवाद चौधरी साहब ने की। वो जो वज़ीर हैं बाबर अवान साहब, मुशीर हैं तो मुशीर लेकिन हैं वज़ीर, बाबर अवान साहब, उन्होंने भी इस तरह की बातें की और फिर तासुर ये मिल रहा था और अपोजिशन भी कह रही थी कि हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। लेकिन उसके बाद अचानक अब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने 14 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें 7 अरकान अपोजिशन के, 7 अरकान हुकूमत के शामिल हैं, जिनमें शायद अपना हुकूमत में से हैं अपना जो अरकान शामिल किए गए उनमें परवेज़ खट्टक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, तारिक बशीर चीमा हैं, फहमीदा मिर्ज़ा और उसके अलावा बाबर अवान साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगसी। ये अरकान हुकूमत की तरफ से हुकूमती इत्तेहाद, उसमें तमाम जमातें हुक्मरान इत्तेहाद की शामिल हैं। और अपोजिशन के जो इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन इत्तेहाद में, उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, अयाज सादिक हैं, राना सनाउल्लाह, शाहिद अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी और आगा हसन बलोच, शाहिदा अख्तर अली और आगा हसन बलोच साहब ये कमेटी में शामिल हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये कमेटी का ऐलान हुआ है तो उधर से ख़बरें आना शुरू हो गई हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को मज़ीद छेड़खानी करने की और सबोताज करने की कोशिशें दोबारा शुरू हो गई हैं। और ख़बर ये है कि इस कमेटी को हुकूमत की कोशिश होगी कि स्मूथली काम ना करने दिया जाए। कमेटी बन गई, कमेटी मीटिंगें करेगी भी तो उसको अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। फिर वही होगा जो FATF के मामले पर जो कानून साजी हो रही थी, उसमें जब वो अंदर बैठते थे अपोजिशन और हुकूमत कमेटी में, तो हुकूमत आकर बाहर कहती थी कि जी ये तो NRO मांग रहे हैं, ये तो 32-34 शिके ऐसी नैब के कवानीन में तरमीम के लिए लेकर आएँ
जिनसे इनके सारे मुकदमात का ताल्लुक़ है। तो अब भी दोबारा ये हुकूमत ने हिकमत अमली अख्तियार की है कि अपोजिशन को टेबल पर तो बिठाओ मगर कामयाब ना होने दो कमेटी को, क्योंकि जो कानून साजी है वो कानून साजी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी और मौत के लिए की गई है। क्योंकि ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, अब हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर से ये बातें आना शुरू हो गई हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात PTI नहीं जीतेगी। ये अल्फाज उनके नहीं हैं, ये उसकी तशरीह है। उनसे सवाल हुआ था कि आइंदा इंतखाबात में आम इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं, PTI को हुकूमत बनता देख रहे हैं? PTI तो समझ रही है कि वो हुकूमत बनाएगी। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देख लें। अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज क्या हैं? 12 में से सिर्फ एक सीट को PTI जीती है कौमी असम्बली की, वो भी कुरम एजेंसी से। KPK, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान कहीं से नहीं जीती। तो अगर परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि आइंदा इंतखाबात में क्या होगा। और परवेज़ इलाही साहब 2 दिन पहले मुलाकात करके आए आसिफ जरदारी साहब से। गो के वो ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात जो उन्होंने की है, उस मुलाकात की उन्होंने इमरान खान साहब से इजाज़त ली थी। इजाज़त ज़ाहिर इत्तेहादी है, उन्होंने बता दिया होगा कि मैं मिलने जा रहा हूँ और मुलाकात करने जा रहा हूँ। फिर अंदर की बातें तो कोई नहीं ना बताता कि अंदर क्या बातें हुई हैं। अंदर जनाब बातें हुई हैं कि परवेज़ इलाही ने इतना रोना रोया है इमरान खान का कि जिसकी हद है। जितनी देर वो बैठे रहे हैं उतनी देर आसिफ जरदारी साहब के साथ हुकूमत की कमज़ोरियों, खामियों, मतलब यानी बुराइयां करते रहे हुकूमत की, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की शख्सियत की कि वो इत्तेहाद में बैठने के, इत्तेहाद चलाने के काबिल नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी, हम बैठे हुए हैं। तो बहरहाल वो इजाज़त तो लेकर गए थे, लेकिन ये तो इजाज़त नहीं ली होगी ना उन्होंने कि मैं अंदर जाकर क्या बात करूँगा। क्योंकि जब परवेज़ इलाही साहब बाहर आए तो उन्होंने जो अपने करीबी लोग हैं उनसे बातें की, उनको बताया। आसिफ जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से के मुतल्लिक़ गिले शिकवे किए, और ज़ाहिर है वो तरीका होता है सियासतदानों का एक दूसरे से बात करने का। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक़ गिले शिकवे किए, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने अपनी सारा वो जो था ना गुबार दिल का, वो उन्होंने निकाला, एक एक बात वहाँ की, और उन्होंने कहा कि जनाब इनको तो सियासत करनी नहीं आती, इनको इत्तेहाद चलाने नहीं आते, इनको हुकूमत करनी नहीं आती। अगर मैं पंजाब असम्बली का स्पीकर ना हूँ तो पंजाब असम्बली तक नहीं चला सकते। कौमी असम्बली इनसे चल नहीं रही, सेनेट इनसे चल नहीं रहा, हर जगह इन्होंने पंगे किए हुए। यहाँ तो मेरे जो ताल्लुकात हैं या सियासतदानों के साथ, लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर वो जो मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उनकी वजह से मैं ज़रा स्मूथली चला रहा हूँ ऐवान, वरना इनको तो पंजाब असम्बली भी चलाने नहीं आनी थी, ये नहीं चला सकते थे। तो ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। तो और जब इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका मुस्तकबिल तारीख है, वो आइंदा आम इंतखाबात नहीं जीत सकते, या आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान साहब के साथ PTI के साथ क्या होगा उसके लिए मुलाहिज़ा कीजिए ज़िमनी इंतखाबात। तो ज़ाहिर है अब ये सारा कुछ इमरान खान साहब को भी पता है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने वो तरमीमें की थी जिसके मुतालिक हम बार बार कह रहे हैं कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को पता चल गया हुआ कि वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल नहीं करेंगे, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो जादू की मशीन नहीं ले आएंगे, और अगर वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो ओवरसीज़ का वोट नहीं करेंगे तो फिर वाट लग जाएगी। तो ये जादू करना ज़रूरी है, सारा कुछ करना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़िंदगी जो है, सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया इमरान खान साहब ने इसको। इसी वजह से कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो तक दाव पर लगा। इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो स्पीकर को उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया, और अब भी स्पीकर को इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और स्पीकर के ज़रिए उन्होंने एक कमेटी बनवाई है, और स्पीकर साहब को भी ये पता ही होगा कि कमेटी का हशर क्या करना है इन्होंने। तो ये सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला खान साहब की का बना हुआ है, जिसके लिए स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई है। अब इस कमेटी में अगर अपोजिशन, अगर हुकूमत की जो सबोताज की कोशिशें जो होंगी, जो होनी हैं, जो तयशुदा हैं, अगर वो होंगी तो फिर ज़ाहिर है वो मामलात बिगड़ेंगे, गड़बड़ होगी, कशीदगी होगी, और फिर उसी तरह कौमी असम्बली से या सेनेट से या जॉइंट सेशन से इस कानून साजी को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। जैसे ये कौमी असम्बली से 21 बिल मंजूर करवाए गए थे 10 जून को, डिप्टी स्पीकर ने बैठकर यूँ करके मंजूर करवाए थे। तो एक तो ये हुआ है कि ये जो कमेटी है कौमी असम्बली की बनाई गई, ये कमेटी
अब हुकूमत के जो है वो शरपसंदी उसके रहमो करम पर है। आज जैसे ही आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो हुकूमत शुरू हो गई। हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि जी अब नवाज़ शरीफ साहब को तो भरसूरत वापस लाएंगे, वो जो बरतानिया के साथ मुजरमान का तबादला है उस पर उसका मुआहदा जो है बरतानिया के साथ मुजरमान के तबादले, मुलजमान और मुजरमान, उसका मुआहदा भी तैयार हुआ है। शेख रशीद साहब ने कहा नवाज़ शरीफ साहब हमें धोखा देकर चले गए और ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, तो अब हम जो है वो हर सूरत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएंगे। यानी कशीदगी को अभी से ही हवा देनी शुरू कर दी है। उधर से स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई है, इधर से अब दोबारा शहजाद अकबर साहब, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब दोबारा इन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी अपोजिशन के साथ। तो यहाँ से ज़ाहिर मामला गर्म होगा, मामला बिगड़ेगा तो फिर कमेटी के अंदर मामला आगे नहीं बढ़ेगा तो इमरान साहब यही कोशिश करेंगे, इमरान खान साहब, कि इसको किसी तरह ये जो कानून साजी की गई है इसको किसी तरह मंजूर करवाया जाए, चाहे फिर जॉइंट सेशन ही क्यों ना बुलाना पड़े। मगर एक चीज़ जो वाज़े हुई है आज वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि कुलभूषण यादव के मुतालिक जो कानून साजी हो रही है उसमें हम बिल्कुल भी इस हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, दलील दी है कि जब इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था कुलभूषण यादव को वकील देने के लिए तो उसका तो उन्होंने इंडिया ने या कुलभूषण यादव ने फ़ायदा नहीं उठाया। यानी उसको ऑर्डिनेंस उनको दिया गया कि जी हम आपको ये रियायत दे रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर, उसके फ़ैसले के मुताबिक, तो ये ले आप वकील, तो वो नहीं उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत जो है वो कुलभूषण को एनआरओ देना चाहती है तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। एक ज़ाहिर अब यहाँ से भी बिगाड़ पैदा होगा ये वाला मामला, क्योंकि सारे जो 21 तरमीमें हैं सबका जायज़ा होना है, मुख्तलिफ़ कवानीन में 21 तरमीमें, जिसमें इलेक्शन एक्ट और कुलभूषण यादव वाला मामला ज़्यादा मुतनाज़ा था। तो एक तो ये चीज़ होगी ज़ाहिर है। अब आगाज़ उधर से हुकूमत की तरफ से भी छेड़खानी शुरू हो गई है, इधर से भी छेड़खानी शुरू हो गई है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि सिंध के मुतालिक जो वफाकी वज़रा रोज़ाना जाकर वहाँ कोई ना कोई वटा मार आते हैं ना, कोई पत्थर फेंक आते हैं, तो उसके असरात भी ज़ाहिर है इधर पड़ने हैं। तो गड़बड़ तो है वो होगी और बढ़ेगी। और हुकूमत फिर वही मैंने बात गुजारिश की कि अंदर से उठेंगे, निकलेंगे, कहेंगे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ कह के फिर सारी चीज़ को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। और अब पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं पार्लियामेंटेरियंस के, आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर, वो बैठे हुए लाहौर में, उन्होंने मुलाकातें की हैं, मुलाकातें मुसलसल उनकी चल रही हैं। कल मंजूर भुट्टो से मुलाकात की थी, कोई और जो है वो उनके रहनुमा जो हैं, कुछ नाराज़, कुछ पुराने, कुछ नए, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और एजाज़ डाल पीटीआई के एक टिकट होल्डर थे लाहौर से, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली है। और बाकी काफ़ी सारे लोग, हम ख्याल जो है तरीन, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप, उनके भी कुछ लोग राब्ते में हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ कायदीन के साथ। वो कि पंजाब की तंजीम उस तरह नहीं रही, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब के लीडरान मौजूद तो हैं। और पुराने राब्ते थे इनके, सेनेट इलेक्शन से पहले के राब्ते थे। वो जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं ना कि सेनेट इलेक्शन में मैंने आसिफ जरदारी साहब को दरख्वास्त की थी कि जी हमें सेनेट इलेक्शन पंजाब में आप अपना कैंडिडेट विथड्रॉ करें तो हम अनअपोज सेनेट इलेक्शन करवा लें। तो उस सेनेट इलेक्शन के दौरान भी अगर मुस्लिम लीग नून तगड़ी होकर खड़ी होती तो फिर हम ख्याल ग्रुप, जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, वो उधर वोट ना करता, पंजाब में अपोजिशन 1-2 सीटें ज़्यादा ले सकती थी। और इसी वजह से ज़ाहिर इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को आसरा दिया था कि आपको पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देंगे, आप मुझे सेनेट इलेक्शन जो है वो अनअपोज करवा दो, सीधा करवा दो। परवेज़ इलाही साहब ने कर दिया था, लेकिन अब वो परवेज़ इलाही साहब उनका तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपोजिशन का आसिफ जरदारी साहब के पास चले गए। लेकिन इमरान खान साहब के मुतालिक उनका जो बयान था कुछ अर्सा पहले, वो आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इन्होंने हमसे जो काम कहा, हमें जो जिम्मेदारी दी वो हमने कर दी, सेनेट इलेक्शन जो है वो हमने अनअपोज करवा दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने हमसे जो वादा किया आज तक एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो वो जो हम ख्याल ग्रुप है वो पीटीआई का, वो ज़ाहिर उनको पता है कि अब हम तो एक्सपोज हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, नाम सामने आ चुके हैं, लिहाजा हमें टिकट तो पीटीआई का मिलना नहीं है। अगर पीटीआई किसी पोजीशन में हुई, किसी पोजीशन में ना हुई, कोई पीटीआई का टिकट लेगा, कोई नहीं लेगा, लेकिन इमरान खान साहब इनको टिकट नहीं देंगे। लिहाजा उन्होंने अपने अगले ठिकाने ढूंढना शुरू कर दिए कि अब अगला ठिकाना क्या हो। तो कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते भी करना शुरू कर दिए हुए। ज़ाहिर है जब तक कि हुकूमत होगी तो इस तरह एक्सपोज होकर किसी और सियासी जमात के साथ राब्ते नहीं करेंगे, लेकिन वादे वही जो है वो होना शुरू हो गए हैं। और ये पीपल्स पार्टी के साथ कुछ अरकान के जो हैं वो वादे वो हुए हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इस दिलचस्प सूरत हाल में
हुकूमत जो है वो अब कोशिश ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़मस की सूरत हाल पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार की सूरत हाल हो सियासत में। मुल्क में तो इंतशार तो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी बजट के बाद तो वो भी पैदा हो सकता है, लेकिन सियासत में इंतशार की तरफ हुकूमत जो है वो बढ़ रही है। अब आखिर में हमारे मेहरबान जो अपने आरा से आगाह करते हैं उनमें मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया है कि लगता है कि अवाम में शऊर आ रहा है, लाला उस्मान की आवाज़ ने कौम को जगाने में ललकार का किरदार अदा किया है। अवाम में शऊर हमेशा रहा है, अवाम कभी भी बेशऊर नहीं रहे। पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा जमहूरियत को वोट दिया है, पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा उन क़ुव्वतों को वोट दिया है जो पाकिस्तान को एक वफाक के तौर पर रखना चाहते हैं। अवाम में शऊर आज का नहीं है, पुराना है। देखने वाले जो है ना वो ज़रा अपनी नज़र चेक करवा लें, वो ज़रा अपना एनके जाके ठीक करवा लें, जो समझते हैं कि नहीं अवाम अब इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं और अवाम को सदारती निज़ाम चाहिए और अवाम को फ़लाँ निज़ाम चाहिए, वो असल में अक्ल के अंधे हैं। आँखों के तो हैं ही, अक्ल के भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।